नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आपको बताएंगे कैसे खाड़ी में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार जारी है और इस जंग में किस तरह से संसार पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसमें उलझ चुका है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी जंग में उतरने को मजबूर हो रहा है। ना तो सऊदी अरब को मना कर पा रहा है, ना ही ईरान को मना पा रहा है। खबरों के अनुसार उसने अमेरिका का भी साथ दिया तो आईआरजीसी ने उसे धमकी भी दे डाली। इस बड़ी खबर का हर पहलू हम आपको बताएंगे। आने वाले वक्त में किस तरह के हालात इससे बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलों की बात की जाए जो लगातार बढ़ रही है और उसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। दरअसल खाड़ी देशों में जो आग लगी, युद्ध की आग में पाकिस्तान जलने लगा है और उसी की जद में क्या एशिया भी आएगा पूरा, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो तमाम हिस्से हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ नाटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर। इस समझौते के तहत भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाक सरकार के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ हर हाल में देगा। उधर पाकिस्तान ईरान से भी दुश्मनी नहीं ले सकता, लिहाजा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दे दी और आयतुल्लाह अली खामनेई के शहीद होने पर भी दुख जताया। अब खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जिसको लेकर आईआरजीसी पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुकी है। और इन सब के अलावा घरेलू फ्रंट पर भी किस तरह से हालात तंग हैं यहाँ पर ये लगातार देखने को मिल रहा है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। स्थिति यानी कि साफ है कि पाकिस्तान अलग तनाव में है और ये मान के चलिए कि ये तनाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब घर के अंदर आग बरसती है तो उसका असर सीमा पर भी साफ तौर से नजर आता है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की स्थिति में अभी है? क्या मुश्तबा खामनेई को बधाई देकर पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ कदम बढ़ा दिया है? क्या आर्थिक पाबंदियां लगाकर शहबाज सरकार अंदरूनी हालात सुधार पाएगी? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बलोच एक्टिविस्ट बशीर नावेद जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार जवाद खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में जल्दी से सबसे पहले अनुज माथुर जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये बताइए कि जिस रूप में मुश्तबा खामनेई को शुभकामनाएं दी, आईआरजीसी ने कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस एक तरह से इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। मुश्तबा खामनेई को शुभकामनाएं, बधाई देकर क्या ये कहा जाए कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन को एक तरह से न्योता दे दिया है क्या पाकिस्तान ने? जय नैना, देखिए पाकिस्तान की परिस्थिति आज ऐसी है कि उनको एक ऐसी दुविधा वाली परिस्थिति में वो आ गए हैं। वो किसी भी प्रकार का, मुझे लगता है किसी भी प्रकार का, यहाँ बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग आए बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने यही कहा था, यही लोग थे मौजूद, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान का खिलाफत 2025 जून में भी करी थी, अभी भी कर रहे हैं। और ये बात वो एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि जब 2025 में जिस दिन ईरान पर हमला हुआ है उस दिन से लेकर के 6 दिन तक असीम मुनीर जो थे वो अमेरिका में बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? सारी दुनिया में। तो ये जहां तक सवाल ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ जाने का है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की हाथ में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका जो क्या चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था उनकी आज है, हालात हम सब देख रहे हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था जर्जर थी। और अब गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वहां पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, सब जगह पड़ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान मुझे लगता है हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक युद्ध में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अफगानिस्तान लगातार आपके साथ, वहां आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, एक और युद्ध वहां जाकर के लड़ना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा इनको वे करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक प्रश्न ईरान के नए जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको मान्यता देने का या उनको बधाई देने का,
एक सेकंड में, हाँ, जी उनको बधाई देने का है, वो भी एक प्रकार की मजबूरी है, क्योंकि मैंने बताया एक और फ्रंट खोलने की परिस्थिति में वो है नहीं ऑलरेडी। अगर ये बात सही है कि उन्होंने एयर स्पेस अपनी अलाउ करी है अमेरिका को, तो वैसे ही आईआरजीसी के निशाने पर पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, ईरान आज ऐसा युद्ध लड़ रहा है जहां पर कि वो उनको ये पता है कि जी जी शायद वो मिलिट्री कैपेबिलिटी में ये सारी अमेरिका और ये सब मिला करके, प्लस अगर उसमें पाकिस्तान भी जाके घुस जाएगा और दो चार देश और घुस जाएंगे, तो जी उनके साथ उनको कहीं ना कहीं अपने अपने उसके ऊपर देखने की जरूरत है कि कितने देर तक वो रह सकते हैं। और लेकिन जी एक मिनट, एक बात निश्चित है जी नैना, कि जो जो भी उनकी खिलाफत अभी कर रहा है, चाहे उन्होंने उनके सुप्रीम कमांडर को मान्यता दी हो या बधाई दी हो, वो सब उनको दिखाई देता है कि क्या लिप सर्विस है और क्या फैक्ट है। वो इसमें कोई फैक्ट शक नहीं जानते हैं, सर। हाँ, जी और वो फैक्ट पिछले साल वाला भी जानते हैं, वो फैक्ट अभी का भी जानते हैं। हाँ और हाँ ये फैक्ट पूरी दुनिया जानती है कि जितना नुकसान मुसलमानों का पाकिस्तान ने पहुंचाया है जी पिछले जी 40-50 वर्षों में, उतना शायद किसी और देश ने नहीं इसमें पहुंचाया। तो इसमें ये कोई बात शक नहीं सबको सर। दिखती और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि क्योंकि अगर ये बड़ी मजबूरी भी हो गई है, इरशाद अहमद जी का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले बशीर नवीद जी से एक इसका कमेंट लेना चाहूंगी। बशीर नवीद जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अब ईरान से पंगा लिया नहीं जा सकता और ईरान का समर्थन करके अमेरिका से पंगा लेने की कंडीशन अभी फिलहाल है नहीं। अगर इस तरह की परिस्थितियां होती, अल्टीमेटली अमेरिका के समर्थन में जाना पड़ेगा, अमेरिका ने बड़ी कृपा कर रखी है फिलहाल। तो दूसरी तरफ क्या अभी ऐसी परिस्थिति में है पाकिस्तान जो एक नया वॉर फ्रंट ओपन कर ले और ईरान से पंगा लेकर वो उस युद्ध में एंटर हो जाए जो अभी सऊदी या फिर दुबई का हाल है उसको फेस कर पाए? थैंक यू वेरी मच। और ये सिलसिला है कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और बलूचिस्तान पे लिखता हूँ, तो खैर ये मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है डीप सी और डेविल के दरमियान फंसा हुआ है और इस वक्त किसी भी जानिब वो गिर सकता है, जिसमें उसी का ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो ईरान की तरफ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ज़ीरो उसकी वो है कि ये बहुत मुश्किल है ईरान की तरफ जाएं, लेकिन अमेरिका को किसी सूरत के नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को अगर नाराज़ किया तो फिर ये हर तरीके से मारे जाएंगे और आईएमएफ से भी और वर्ल्ड बैंक से भी, फिर इनको सारे पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ बलूचिस्तान में ज़ोरदार किस्म की मूवमेंट चल रही है, इंसर्जेंसी चल रही है, या सिविल राइट्स है, या जिसे आप रेवोल्यूशन कह दें, वो है, जिसमें रोज़ाना के बुनियाद पर डेली बेसिस पर कोई अगर एवरेज निकालें तो 10 से 20 नहीं, आर्म लेकिन बशीर फोर्सेस के नवीद जी, लोग आपने मारे कहा जाते हैं। कि ये ईरान के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो शब्दावली या फिर जो जेस्चर है वो तो लगातार ये कहा, ऐसा नजर आता है कि उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, या सऊदी का साथ देने की बात है। सऊदी तो अब इसी उम्मीद में है कि अगर हमने आपके लिए आपके साथ डिफेंस पैक्ट किया, अब अगर हमारे साथ हमला है तो आप हमारे साथ स्टैंड भी कर पा रहे हैं या नहीं? भरोसा कैसे करेंगे? हाँ, दुनिया ये पर तो एक बड़ा ये धोखा देने का की छवि एक बार फिर से बन जाएगी। जी अभी तक तो सबको ये रिसीव करते रहे, लेकिन अब इस पोजीशन में है पाकिस्तान के नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन थी, इसको धोखा दो, उसको दो और फिर अपने पोजीशन बनाते रहो। अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान किसी सूरत से ईरान के करीब नहीं जाएगा। अलबत्ता ये जाहिर करेगा कि जैसे उसको जो है हमदर्दी ईरानी पब्लिक से, लेकिन वो उसने अपने बॉर्डर को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ। अगर सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है ईरान का, तो फिर ये बॉर्डर खोलेंगे जो यहाँ से सिस्तान को जाता है, सिस्तान वाला जो एरिया है, तो ये इनके पास है। और ये कभी किसी सूरत में ये फ्री वर्ल्ड की तरफ नहीं जाएंगे पाकिस्तान वाले, ना अमेरिका को कभी छोड़। इरशाद जी, ये जो बड़े अब आरोप लगने लगे हैं और ये भी बातचीत होने लगी कि आखिर क्या किया जाएगा, क्या नया वॉर फ्रंट झेलने के लिए तैयार है? क्या आबैल मुझे मार वाली कंडीशन में है क्या अभी? बहुत शुक्रिया। तमाम साजिशें, तमाम जितनी भी दहशतगर्दी हैं, ये खत्म होने का वक्त आ गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें ना जंग पसंद है, ना हम जंग करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। देखिए, आप अभी आपके मातर जी कह रहे थे कि जी ईरान को मालूम है कि कौन है इसके पीछे। पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी जी इसके पीछे हैं, कि इजराइल गए, 2 दिन बाद जंग छिड़ गई।
देखें, आप लोगों को दुनिया देख रही है, दुनिया अब बहुत एडवांस हो चुका है, मीडिया एडवांस हो चुका है, सोशल मीडिया, और लोग देखते हैं कि कौन किस किस पानी में है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करवा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी ये मोहतरम ये जो बैठे थे बलूचिस्तान से कह रहे थे कि हर रोज खुदा ना खास्ता 10-20 मेरे आर्मी के जवान शहीद होते हैं बलूचिस्तान में। मैं इनके झूठ को इस तरह साबित करूंगा कि इनसे पूछिए कि पिछले 2 महीने से कोई खुदा ना खास्ता कुछ दहशतगर्दी भी हुई हो, ऐसा कंट्रोल किया मेरी एजेंसीज ने, मेरी आर्मी के जवानों ने, मेरे रेंजर्स ने, मेरी पुलिस ने और तमाम इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने। इरशाद जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी अपनी एक मजबूरियां, लिमिटेशन होंगी जवाब देने की, लेकिन आप बार बार जो बातें कह रहे हैं वो तस्वीरें भी सामने आती रही। अनु जी कुछ कहें, लेकिन बशीर नवीद जी अभी कुछ कह रहे हैं आपकी बात। देखिए मैं जवाब दे, पहले मेरा जवाब ले लें, फिर उसके बाद लोगों को बीच में लाए आप। दूसरी बात अभी कर रहे थे आपके माथुर जी के जी, और मैं आपको बोलना पड़ेगा, कूदेगा या नहीं कूदेगा, मुझे बात करने दीजिए पूरी, मैं दरमियान में नहीं बोलता किसी के। दूसरी बात यह है कि हम आग में कूदेंगे नहीं, हमने आग को बुझाना है। हमने खुदा की कसम खाई है, हमने तमाम मुस्लिम उम्मा ने, तमाम मुस्लिम ममालिक ने, कि जो भी दहशतगर्दाना सोच के लोग हैं उनको पहले उनकी दहशतगर्दाना सोच को खत्म करेंगे, फिर दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, फिर अमन लाएंगे। आप ये देखिएगा कि जंग समझे ईरान की खत्म होने वाली है, आखिरी सांसों में। जो आप कह रहे थे, कल भी आपके प्रोग्राम में मैं बैठा था, आप कह रहे थे मेरे पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे पाकिस्तान। देखिए मैंने आपको कल भी ये कहा था कि ना पेट्रोल खत्म होगा, ना यहाँ दहशतगर्दी होगी, ना इस तरह का कोई मसला है। पेट्रोल इतना ज्यादा वाफिर मिकदार में पहुंच गया, मेरे लंगर अंदाज हो गए बहरी जहाज मेरे पाकिस्तान की पोर्ट्स पर। तो आप ये देखिए, आपकी तमाम साजिशें, तमाम झूठ सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान बदअमनी को खत्म करने का। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब। हम लोग और दुनिया जो है वो सब झूठ बोल रही है सिवाय आपके। बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए, हाँ इरशाद साहब जरा ये बताइए कि आपकी कौन सी दुआ जो है वो कबूल हो रही है? अभी तो यही तय होना बाकी है कि मुसलमान कौन है। आप मुसलमान हैं या वो, अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा है ना कि इस वक्त जो है वो इस्लामी ताकत आपके साथ तो कोई नहीं है, ना OIC आपके साथ है, ना कोई इस्लामी मुल्क है जो आपका साथ देने को तैयार है। जो एड्स देते थे वो भी रोक दिया आपके लिए। फिर वो कहते हैं कि इसको जो है आप वो करें, जो पेमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करें, या तो आप कहते हैं नहीं इसको ज़रा डिले कर दें आप पेमेंट को। अभी तो आपके वो जो है वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो ये बात की है कि हम ये करने गए, और फिर उन्होंने ये भी क्लेम लिया कि हमने ईरान को बता दिया कि हमारे सऊदी अरब से अच्छे एग्रीमेंट है। इसका मतलब वो ईरान के आगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ईरान के आगे कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो अगर हम आप पे हमला करें। वो तो ईरान से ये कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए अगर हम आप पे हमला करें। ठीक है नैना एक मिनट मुझे बोलने दें। अब ये इन्होंने ऐसी बड़ी बात कही है, इनको कुछ पता नहीं है कि लड़ाइयां कैसे होती हैं और कैसे। 3.5 महीने से ये युद्ध की तैयारी चल रही थी। मोदी जी इजराइल गए, उन्होंने लड़ाई शुरू करवा दी। इशाक साहब आप हंसिए मुस्कुराइए मत, आपको कुछ पता नहीं है तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग प्लीज, आपको किसी का मजाक बनाने का हक नहीं है यहाँ पे। क्या लेने गए थे? ना प्लीज टेल हिम, इजराइल में क्या लेने गए थे? मुझे ये बताइए सिर्फ, क्या लेने गए थे? फालतू बात बिल्कुल। नैना सो वेरी, एक मिनट नैना सुनो मेरी बात सुनो। इनको सबको मालूम है कि पिछली बार 25 जो जून में हुआ था, उस टाइम पे 6 दिन तक असीम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका में क्या करना था। जिस दिन वो वहां पहुंचा है उस दिन हमला हुआ है, ये सब जानते हैं और ये इनको पता पड़ेगा थोड़े दिनों बाद। आप निश्चिंत रहें इशाक साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पता पड़ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हिंदुस्तान है, मोदी है। अभी जो आपने पाल रखे हैं लश्कर, जैश और ये सब किसके बनाए हुए हैं? तालिबान को किसने बनाया, किसने पाला, किसने बड़ा किया, ये दुनिया जानती है। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा कहां पर हैं, किसने बनाया? ये जो उसामा बिन लादेन कहां मिला? परवेज मुशर्रफ ने ये कब कहा कि ये जो उसामा बिन लादेन और हक्कानी और ये सब पाकिस्तान के हीरो हैं? हमने पाकिस्तान की ऐसी सेना तैयार करी है जो कि कश्मीर में जाके
आपकी ये लिखी हुई किताब पढ़ने पे मैं हंसता हूं जस्ट जनरल साहब। अरे रिलैक्स, जनरल साहब, एक मैं मिनट। हंसता हूं अब आपकी आप बीच में ना बोले, अब आप बीच में ना बोले। अब चार पांच जब जब मैं उनको नहीं बोल हर रहा हूँ रोज बीच में, तो रिपीट आप करते बीच में रहते बोल रहे थे हैं। आपको पता नहीं है, आप मुझे जवाब दे दें। देखिए, तालिबान कहाँ से आना, आप जवाब दे दें। जैश ए मोहम्मद कहाँ है, आप जवाब दे दें। लश्कर ए तैयबा कहाँ है, आप जवाब दे दें। हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ है, जैश ए मोहम्मद कहाँ है। और जो आप मुझे बता दें कि टीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, सारा एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान। पैदाइशी बढ़ाना और आगे ले जाना, एक के बाद ये बात खत्म हो गई। जी जहां सर, तक जी दूसरी जी। बात का सवाल है कि ये जो लड़ाई हुई है नैना, गल्फ में ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, वो एक दिन में नहीं निर्णय होता है। ये 2.5 महीने से अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ट और यूएसएस जॉर्जिया, ये सब वहां पर आकर के नहीं, तैयार बैठे हुए थे। लेकिन माथुर सर, बात तो ये है कि पाकिस्तान तो ये मान ही नहीं रहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उनके लिहाज से तो सिर्फ इजराइल ने हमला किया। ये जंग सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान की है। अमेरिका को तो भाई वो बोलने की हिमाकत कर भी नहीं सकते जरा सी। मैं वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक तो स्वयं कुछ नहीं बोल सकते, DGISPR के अप्रूवल के अलावा एक शब्द कहीं भी जाकर के बोल नहीं सकते। इस बात को ये भी जानते हैं। झूठ बोलते जा रहे हैं आप। और एक बात और मैं आप झूठ बोलते जा रहे हैं। दुनिया इस बात को मुसलसल समझती झूठ है। बोल रहे हैं आप। प्लीज आप मेरे बीच में ना बोले, आपको मौका मिला था, आपको जब बोला आपने। प्लीज, झूठ आप बोल रहे हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द तालिबान का जन्मदाता, जैश ए मोहम्मद का जन्मदाता, हिजबुल मुजाहिदीन का जन्मदाता, लश्कर ए तैयबा का जन्मदाता, खैबर पख्तूनख्वा में TPD का जन्मदाता, ये कौन है? सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को इस बात का पता है। और पूरी दुनिया में जितने भी दहशतगर्दी के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आके जुड़ते हैं, ये भी दुनिया जानती है। आप बोलें तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मुद्दा है नैना, वो ये है कि क्या पाकिस्तान इस युद्ध में आएगा। ईरान के IRGC ने ऑलरेडी धमकी इनको दे रखी है, ये भी जानते हैं। और इनके पास मजबूरी है, इनके पास और कोई तरीका नहीं है। और अभी वसीम मुनीर जाकर के रक्षा मंत्री से सऊदी अरब में जाकर के मिले हैं, ये बात भी नोटिस हो रही है। क्या बातचीत हुई, ये बात भी नोटिस हो रही है। और जो आग लगाने का काम है, वो हमेशा से ये पाकिस्तान वाले करते हैं। और कोई इनको पता नहीं है कि जी, आप कह रहे हैं कि आप बताएंगे। आपको ये बड़ी खबरें हैं कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की क्या मुलाकात हुई। आपको ये खबर आपको नहीं है कि जब आसिम मुनीर जाते हैं वो फ्री की बिरयानी खाने के लिए, उस दौरान क्या हो जाता है? अरे सौदे हो जाते हैं। जी सर, थोड़ा एक लाइन और मैं बोलूंगा, उसके बाद आज भी चारों देशों के साथ, रूस, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ हमारे बातचीत के चैनल्स खुले हुए हैं। और जो बैकडोर डिप्लोमेसी की जो आगे बढ़ने की जो संभावना नजर आ रही है, वो पाकिस्तान से नहीं आ रही है नजर, वो उसमें लोग, पूरी दुनिया भारत को देख रही है। कल भी ईरान के मंत्री से बातचीत हुई है, सबसे हम अब बातचीत कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान का ब्लफ है, मैं ये बार बार नैना आपको याद दिलाता हूं कि जो जून 25 में हमला हुआ है, उसमें ये जाग करके बटन जो था असीम मुनीर के पास था। आप देखिएगा ये सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। इनके पास कोई चारा नहीं है। जो जैसा कि ये जो कह रहे थे एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा था कि इनके पास कोई चारा नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। और सर यही तो वजह है कि जब उनकी धरती पर लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, तब उन पर बोलने की हिम्मत नहीं रखते। कोई भी तस्वीर यहाँ पर नजर नहीं आती। बशीर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जवाद जी और रिजवी साहब का रुख कर रही हूँ। जी नैना जी, अगर आपने बुलाया हम लोगों को बात करने, तो हमें भी तो बात करने दीजिए। पिछली दफा भी दिनेश साहब ने पूरा टाइम लिया था, इस दफा भी ये बातें सबको मालूम है। कभी रुक नहीं कर पाई हूँ। जी, ये जो जनरल साहब बोल रहे हैं सबको पता है, लेकिन अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मैं उससे टोटली इख्तिलाफ करता हूँ। लेकिन बोलने तो दीजिए ना। किसी को जोरदार आवाज से दबाएंगे तो डिबेट तो नहीं होगी। डिबेट होगी, रैशनल होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, आर्गुमेंट्स होंगे तो बात बनेगी ना। इस तरह तो नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है जो इरशाद साहब कह रहे हैं, वो जरा अपने खुद के जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनकी स्पीच जो नेशनल असेंबली में, उसको जरा एक दफा और देख लें। उसमें वो ईरान से भी कह रहे हैं कि भाई हमारे को कुछ मत करना, हम बहुत मजबूर है, हमने सऊदी अरब से किया हुआ है। सऊदी अरब से अब इनके वो
ताल्लुकात नहीं रहे, बहुत ठंडे पड़ गए ताल्लुकात, इसलिए कि पाकिस्तान ओपनली सऊदी अरब को साथ नहीं गलत दे बोल रहे रहा। हैं आप, तो यही बिल्कुल गलत बोल हाँ रहे हैं आप, हाँ, बिल्कुल गलत बोल बोल रहे रहा हैं। हूँ, लेकिन अगर मेरी बात हो जाए तो अगर आप हमारे बोलिए। हालात देखिए आप अगर बोलिए तो। सऊदीया से हमारे हालात खराब होते, मुझे सुनिए, ये जो ऑयल के जहाज, तेल के जहाज भर भर के सऊदी अरब हमें भेज रहा है, ये 2 रोज में जितना ऑयल हमें पाकिस्तान में भेजा सऊदीया से, क्या दुश्मनी में भेज रहे हैं या प्यार में अरे भेज रहे हैं? पहले यही तो तो ये बात है देखिए। इरशाद नहीं, जी। ये दूसरी पुराने बात हैं, ये ये यही तो पुराने बात है। मुआहदे इरशाद जी, यही एग्रीमेंट तो है, बात जंग है के कि बाद के सऊदी नहीं अरब है। तो आपको हमेशा हर रूप में मदद कर रहा है, लेकिन आप आखिर क्या कर रहे हैं? आप मुश्किल के वक्त में क्या उसका समर्थन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं क्या? बड़ी बात तो यही है। जो आपका एक तरह से पैक्ट हुआ, डिफेंस पैक्ट, क्या आपने उसको एक तरह से फॉलो किया? बड़ी बात तो यहाँ पर यही नजर आ जाती है रिजवी साहब। अब बड़ी बात ये जरा समझाइएगा कि आखिर जो अभी हालात हैं, ये क्या मजबूरी है पाकिस्तान की, किधर की तरफ जाएगा? अगर अमेरिका का साथ दिया तो IRGC की धमकी एक तरह से सीधे सीधे पहले ही आ चुकी है। ये सीधे सीधे धोखा नहीं है क्या सऊदी अरब के साथ में? ममालिक के साथ खड़े होंगे। रिजवी जी, आप ऑडियो अनम्यूट कर लें सर प्लीज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबको मैं सलाम करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त कई मुश्किलों में एक साथ फंसा हुआ है जी। एक मुश्किल उसकी ये है कि उसके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। एक का नाम अमेरिका है और दूसरे का नाम ईरान है। अमेरिका की तरफ जाता है तो वहाँ की जनता नाराज होती है, क्योंकि जनता अमेरिका और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती है। ये एक फैक्ट है। और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है पाकिस्तान में, वो इस बात की दलील है कि वहाँ के लोग अमेरिका और ट्रंप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की तरफ जाते हैं शहबाज जी हमारे, तो जनता जो है वो नाराज होती है। कुआं और खाई वाली बात इस वक्त हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के एक छवि जो बनाई गई है पूरी दुनिया में कि वहाँ पर टेररिस्ट पाले जाते हैं या उनकी परवरिश होती है, जैसे तालिबान की हिस्ट्री में एक बार पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि ये वहाँ के मदरसे के स्टूडेंट थे। इनको आहिस्ता आहिस्ता मदरसों में पढ़ाया गया और उनको तालीम दी गई और फिर इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान पे कब्जा किया, नजीबुल्लाह को जो है फौरन फांसी दी। मज़ार शरीफ में 12 के करीब जो ईरानी डिप्लोमेट्स थे उनको आने वाहिद में देखते ही देखते उन्हें कत्ल कर दिया, उनकी आंखें तक निकाल ली, उनके नाखून, ये सारी बातें दुनिया जानती हैं। तो उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त 4 बड़े संगठन हैं, जो मैं इरशाद भाई इसको नाराज नहीं होंगे, मुझे मालूम है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ कि वो 4 बड़े संगठन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक का नाम लश्कर है, दूसरे का नाम जैश है, तीसरे का नाम लश्कर जंगवी है और चौथे का नाम सिपाही साहबा है। ये 4 आतंकवादी, मैं खुल कर कह रहा हूँ बगैर किसी तकल्लुफ के, ये 4 जो बड़े संगठन हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब कर रखा है। इनकी जो हरकतें हैं वो पाकिस्तान के बाहर हिंदुस्तान में तो ये आकर बम ब्लास्ट करते ही हैं और निर्दोषों को मारते हैं, बेगुनाहों यही को तो बात है रिजवी साहब कि अगर पाकिस्तान की छवि आतंक परस्ती की बनी है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है ना। उसके लिए जिम्मेदार तो खुद यहाँ की नीतियां, यहाँ के नेता और यहाँ की परिस्थितियां हैं, सीधे सीधे देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और सबसे पहली बात तो यह है कि उसको एक आजाद मुल्क बनना पड़ेगा। पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए इरशाद जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संभव नहीं है इस जन्म में, तो नीतियां बदल रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ शाह साहब। बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर कुएं और खाई के दरमियान में जो गैप था उस पर रखा है अमन का तख्त। उस तख्त पे सबको सवार करेंगे और अमन लाएंगे पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह। मुस्लिम ममालिक मिलकर के
वो काम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, आप ये बात कर रहे थे लश्कर जंगी और अंजुमन सिपा साहब, देखिए शाह साहब सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए। दूसरी बात, आप ये लश्कर जंगी और सारी चीजों का नाम गिनवा रहे थे। आप मुझे बताइए, जब से मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब आए हैं और हमारी हुकूमत ने मुल्क संभाला है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने, उसके बाद से मुझे बताइए कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम खुदा न खास्ता, कौन सी चीजें पाकिस्तान में पनप रही हैं? क्या हमने दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया? शाद जी, तौबा तौबा, जरा ऊपर वाले से खौफ खाइएगा। अभी आप अपने आप की बातों से बताइए, सभी हंस रहे हैं। एक तरफ आपने अमन की बात कही, अमन आएगा कैसे? क्या पाकिस्तान या बंदूक की नोक पर अमन आएगा क्या? और आप बात कह रहे हैं कि एक भी बार, अरे आप जरा उठाइए, या तो आप उन चीजों को देखना नहीं चाहते। BLA, TTP, तालिबान की तरफ से परिस्थितियां, अंदरूनी तौर पर इतनी नाराजगियां, आखिर कहां से लाते इतना कॉन्फिडेंस इन बातों को गोलमोल करने के लिए? पहले वो बात सुने पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं और अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने फौजियों की, अपने पुलिस की, अपने आवाम जनता की, अपनी आम जनता की। क्यों दे रहे हैं? कि हमने इसको, दुश्मन को, इस दहशतगर्दी को, इन दहशतगर्दों को खत्म करने की कसम खाई है। वला देखिए, ऐसा ऐसा देखिए, तेल मैं आ रही हूँ, लेकिन इरशाद जी, पता है ये ऐसा लगता है ये बड़ी बेईमानी सी बातें हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शुरुआत सुधारने की घर से होती है, लेकिन आपने जिसे घर में ही बैठा कर रखा है इतने आतंकियों को, आप उनका सफाया तक तो कर नहीं पा रहे, और आप जा रहे हैं सीधे पूरे तमाम मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के लिए। यही तो बात है। आखिर ये ऐसा लगता है कि कहना कुछ और करना कुछ है। मैं जवाद खान का रुख करना चाह रही हूँ। जवाद, जो मौजूदा, मैं चाहूंगी, आप युवा पत्रकार हैं, मैं जानती हूँ आप बेबाकी से चीजों को रखते होंगे, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा। अभी जो हालात है, क्या वहां पर ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दी मिटाने के लिए कोई सरकार कदम भी उठा रही है? यहाँ पर पाबंदियां तो लगा दी जाती हैं, लेकिन आतंकियों पर उसी तरह से उन्हें वही प्रेम एक तरह से, पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। और यही बात है कि IRGC ने भी बड़ी धमकी दे दी कि अगर जरा सी भी कोई मिस एडवेंचर किया तो अगली मिसाइल घूमेगी पाकिस्तान की तरफ। क्या उसके लिए तैयार है पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाद भट्टी साहब, आपको तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने जबरदस्त जवाब दिए, मुबारकबाद क्या मुस्तक हैं। दूसरी बात आप ये करूंगा कि आपने कहा कि जी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, एक साहब मोहतरम हमारे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने गिन के भी दिखाई, तो अफसोस उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो RSS और दीगर जो तंजीमें बनी हुई हैं वो गिन के नहीं दिखाई। इसके अलावा अगर बात करें, आप बता दीजिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, आप बता दीजिएगा। हमारी हाँ, मैं बता दूंगा आपको। हमारी जो फोर्सेस की, जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमारी फोर्सेस ने दी हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान ने जितनी ज्यादा दी हों। और दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी पाक आर्मी ने आवाज उठाई या जितनी पाक आर्मी ने कुर्बानियां की हैं और करके दिखाया, वो आप देखें। अब BLA की बात करें या इसकी तरीके तालिबान की बात करें, तो ये सारा कुछ क्रिया जो होता है वो हिंदुस्तान का, जिसको हमने नाम दिया है फितनतुल हिंदुस्तान, ठीक है, ये सारा कुछ हिंदुस्तान का जो किया करदाया होता है। अभी शाद भट्टी साहब ने जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि मोदी जी इजराइल गए, उन्होंने जाके फादरलैंड डिक्लेयर करके नहीं आए, बल्कि वहां पर उन्होंने ये जंग छेड़ के आए हैं, जो आग लगाई है वो जाके सारी चीज ये करके आने वाले मोदी जी हैं। जरा इस चीज को भी थोड़ा वाजिया करें आप। जो हमारे भाई थे उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से वो कह रहे थे कि जी के बड़े गुस्से में आ गए जनरल साहब, जब अरशद भट्टी साहब ने दिखाया तो जनरल साहब को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो कहने लगे कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपने इतने बड़े जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए बेबुनियाद, तो आपने जरा भी नहीं सोचा कि झूठी बात आप करें अपनी मीडिया के ऊपर। हमारी देखें, हम रिपोर्ट झूठ की अगर बात करें तो इस टाइम झूठ हिंदुस्तान से बड़ा और हिंदुस्तानी जो गोदी मीडिया से बड़ा कोई भी नहीं बोलता, ये आपने देखा है। और वहाँ के लोग भी मानते हैं, जनरल साहब जरा आ लेती तो। और जनरल साहब ने तो बड़े मजेदार से टीवी पे बैठ के चीज की थी, जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये जंग ईरान के अंदर उन्होंने करवाई। जनरल साहब आपकी वहां तक पहुंची नहीं है, आसिम मुनीर साहब तक, ठीक है, आप हल्की जरा बात करें। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान का अरशद भट्टी साहब ने कहा कि अमन का पैगाम। एक मिनट नैना, लेट मी क्लैरिफाई दिस। एक मिनट लेट मी क्लैरिफाई। इनको ना तो ये सुनने को तैयार हैं ना समझने को तैयार हैं। इन्होंने अपने मेंटल फैकल्टीज को बंद करके रखा हुआ है। मैंने ये कहा था 12 जून 2025 को आसिम मुनीर
पाकिस्तान के जो भी हैं उस टाइम पे जो भी थे, वो अमेरिका में थे। जो जी। पहला हमला ईरान पे हुआ है उस समय वो अमेरिका में बैठे हुए थे और 6 बिल्कुल। दिन वहां से वहां पर रहे हैं। हाँ। आप उठा के देख लेंगे 12 जून से जवाद 18 जवाद जून सर तक। की आज तरफ से उसकी जो बात आई थी वो यही थी, और यही बात यहाँ पर और- बात इसके पहले बशीर जी ने भी कही थी। जवाद की बात पूरी कर लेती हूँ, फिर से रिएक्शन ले रही हूँ जी। एक और बात क्लैरिफाई कर देता हूं कि लड़ाइयां जो होती हैं एक दिन या एक व्यक्ति के बताने से नहीं होती हैं। 2.5-3 महीने से वहां पर लड़ाई के बादल मंडरा रहे थे। जी, जी। 2.5-3 महीने से बिल्डअप चल रहा है। 2.5-3 महीने से वहां पर कोई अब्राहम लिंकन आ रहा है, कोई और जहाज वहां पर आ रहा है। बहुत सर तैयारियां तो बड़े स्तर पर हो रही हैं। ऐसे नहीं होता है कि घेराबंदी तो आपने वो लगातार गए की जा रही है, घेराबंदी तो लगातार की जा रही है। जवाद आप भी रिपोर्ट्स देखते होंगे, बशीर जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे उस समय जी। हाँ, मैं इनकी एक बात जवाद को आप ही के रिफ्यूट पास आ रही है करता हूँ वापस। जी, मैं इनकी बात को रिफ्यूट करता हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान बहुत मच इन्वॉल्व इन दैट टेररिज्म, और ये कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैं जवाद साहब, प्लीज जवाद साहब, अब ये देखिए अच्छा कि बशीर जी अभी भी एक बात बताइएगा, जैश-ए-मोहम्मद- बशीर जी एक बात बताइएगा, जवाद ने यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को कहा कि वो सारे रिपोर्ट्स तो फेल हैं। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशंस की रिपोर्ट हैं जो लगातार ऐसे अलग अलग हिस्सों में बताते हैं किस तरह से यहाँ पर आम जनता का शोषण होता है। बलूचिस्तान में तो कत्लेआम मचा दिया जाता है। सर पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट सही है? जी, यही मैं बता रहा हूँ कि पाला है और अभी तक के इनको पाल रहे हैं। इसमें अब ये होता है कि इनकी हुकूमत जो है इरशाद साहब की, इनकी हुकूमत कह रही है कि अब हम नहीं पाल रहे हैं, अब वो इमरान खान सूबे सरहद में पाल रहा है और उसने उनको छोड़ा। यानी आपके पास एक बहुत बड़ी फौज टेररिस्ट की मौजूद है, जिसको कभी फौज पालती है, कभी शहबाज शरीफ और कभी इमरान खान। ये इनका है, ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हर जगह जो है टेररिस्ट को फैलाया। अब मिसाल के तौर से खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के घरों में, खास तौर से जो बेल्ट है वाना वगैरह की इस एरिया में, जिसे हम आज़ाद ट्राइब्स का कहते हैं, वहाँ पे तो ये घरों के अंदर लोगों ने अपने सहन में कॉर्न, ये मकई वगैरह के प्लांट्स लगाए हुए, ये उसे भी काट देते हैं। रात को अगर कोई मेहमान आ जाए इनके घर में, जी रात को अगर कोई मेहमान आ जाए। बशीर नवेद जी लगातार ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को कवर करते रहे हैं, बताते रहे हैं, बड़ी बातें कही हैं। अभी नवीद साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा, जरा ये बताइएगा जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और इसके पीछे कौन है? जी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे भी आपके फोर्सेस का एक हिस्सा है। इसमें ये फोर्सेस आपकी डिवाइडेड है। एक फोर्स वो है जो कि वाकई में चाहती है कि टेररिज्म खत्म करे, लेकिन फौज का एक हिस्सा जो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक, आपकी गलतफहमी है, ये आपकी दोगलापन है जो आप इंडियन मीडिया पर बैठकर जो पेड प्रॉक्सीज आपको हम लोग कहते हैं, जो पेड प्रॉक्सीज के तौर पर हम आपको कहते हैं, ये आप लोगों का दोगलापन है। ये गलत जानी मेरा तो लिखा है, भाई मेरी तो नेशनलिटी आपने कैंसिल कर दी, भाई मेरी नेशनलिटी कैंसिल कर दी आपने। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में मैं लिख नहीं सकता, दूसरी जगह लिखता रहता हूँ। और मैंने देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप कि मैं अपने मुल्क का बड़ा वफादार हूँ, मैं अपने मुल्क का बड़ा वफादार हूँ, और मुझे बहुत परेशानी होती है कि मेरे मुल्क में हो क्या रहा है। आप देखिए ना कि हमारे तो माँ बाप की, दादा दादी की कब्रें हैं वहां पर, तो हम कैसे मुल्क को इनकार करेंगे? हमें तो आपने उठा के बाहर फेंका ना, हमें वहां पर गद्दारी नहीं की जाती, हमारे उस मुल्क का दफा किया जाता है। नहीं, आप अवाम से गद्दारी कर रहे हैं, आप फौज की आड़ में छुपकर पब्लिक से गद्दारी कर रहे हैं, आप मासेस से गद्दारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो सारा 60% से ज्यादा रेवेन्यू खा के बैठ जाए, और वो एक टेररिस्ट नहीं हुई क्या जो पूरे पब्लिक? जी इरशाद साहब बोलिए, लेकिन मुझे बताइए कि टेररिस्ट में अभी भी कोई आला फौजी अफसर पकड़ा गया? कोई हाई रैंकिंग फौजी अफसर कत्ल हुआ है? कभी नहीं हुआ है। आप गलत बात की, सही बात सुनिए। अब आप जरूरत रखिए बात सुनने की। आपने बात की कि मेरी फौज और उन्हें शहीद कहते हैं, और उनके शहीदों के फंड में पैसे नहीं देते। सुनिए, बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए मोहतरम, बात सुनिए। आपने बात की कि मेरी आर्मी रेवेन्यू खा जाती है पाकिस्तान का। अगर ये आर्मी ना होती तो आज आप ऐसी बातें ना कर रहे होते।
ये जिनके चैनल पे बैठ के आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये आपको खा जाते, ये 1.5 अरब लोग आपको खा जाते, ये कीड़ियों की तरह खाते, आपका गोश्त खाते, घुस जाते पाकिस्तान में। मेरे आर्मी थी, मेरे वो जवान थे जिन्होंने शहादतें भी हासिल की, यार हथियार डाल दिया, अब क्या बोल रहे हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर घुस के उनको सिंदूर लगाया। देखें, आप खुदा की कसम इस तरह की बातें मत किया करें मेरी फौज के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ। आप कम से कम थोड़ा सा आपके आंसू निकल जाएंगे। जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, आपके लिए शहीद होते हैं। देखिए मेरे बशीर जी आखिर जो इरशाद जी ने जो तमाम बातें कही उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं रखता, इसलिए कि ये भाई हमारी आर्मी जो है कब नहीं बजट को खाती है। आप बताइए ना, ये जो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 8% बचता है पूरे बजट में, सिर्फ 8% में 2.8%, यानी अब तो 3 हो गया, 3% जो है वो एजुकेशन के लिए है, और इसी तरीके से 3.5% बाकी का हिस्सा कहाँ जाता है? बशीर साहब, बाकी का हिस्सा कहाँ जाता है? ये 3.8% भी हेल्थ पे नहीं खर्च होता है, ये फौज ले जाती है, इसमें से एजुकेशन के लिए भी ले जाती है। आप बताइए, देखिए 100 गुना बड़े दुश्मन को मता चखाती है मेरी फौज। प्राइवेट कितनी फौज है? को दिए 1.5 अरब लोगों से लड़ते हैं, 1.5 अरब लोगों से लड़ते हैं। अरे इरशाद अहमद जी, बातें करते हैं चंद लोग बैठकर अपनी फौज के खिलाफ। इरशाद अहमद जी सुनिए, जरा तर्कों पे बात कीजिएगा। इरशाद अहमद जी जरा तर्कों पे बात कीजिएगा। आपके लिए 1.5 अरब की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए 2 से 3 नाम ही काफी हैं। आपके लिए अजीत डोभाल ही काफी है, आपके लिए अमित शाह ही काफी हैं, आपके लिए हमारे तमाम अधिकारी ही काफी हैं, और फिलहाल इस डिबेट में अनुज माथुर जी ही काफी हैं। मैं इरशाद साहब के लिए एक बात कर रहा हूँ कि वो बजट के वक्त क्यों नहीं बताते कि जो एलोकेट था हेल्थ के लिए वो किधर गया, और जो था, क्योंकि फौज जो है ना, इनमें से भी कटौती, हमें पता है कि एकदम हमला कर रहे हैं हिंदुस्तान ने, हमें पता है, हम तैयारी रखते हैं, हम जानते हैं रातों को मेरी फौज। इरशाद अहमद जी, अगर आपको पता होता, अगर आपको पता होता, सुनिए जरा, अब सुनिए जरा, अगर आपको पता होता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो बलूचिस्तान में आज के वक्त में लोग विद्रोह नहीं कर रहे होते। अगर आपको हालात पता होते, अगर आपको पता होता, तो खैबर पख्तूनख्वा की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर नहीं होती। अगर आपको पता होता तो आपके यहाँ कम से कम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाती 80 साल में। और अगर आपको पता होता तो आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देते, जो बार बार IRGC की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। जवाब, ईरान ने भी माना, ईरान अरे IRGC ने कहा इरशाद जी, आपको पता है, सब आपको पता है, ऐसा लगता है दुनिया का सारा ज्ञान आपको है, बस पूरी दुनिया बेवकूफ है और कुछ नहीं। हर जगह पे, हर महाज पे, यही तो हम कहते हैं कि मीडिया सबको बेवकूफ समझती है। आप सिविलियन बजट में से क्यों फौजियों की पेंशन लेते हैं? आप 30% तो लेते ही हैं बजट का, लेकिन उसके बाद पेंशन भी लेते हैं। ये गंभीर विषय है, और यही वजह है कि इसी वजह से हालात तो ऐसे हो जाते हैं। जवाब, आप जवाब दे रहे थे। आपके कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कमर्शियल इदारे चल रहे हैं फौज के। अच्छा, ये माइक इनका क्लोज करें, मुझे बोलने का मौका दें। जवाब, आज आपके ऑडियो का भी कुछ थोड़ा सा कंसर्न है, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोलें जी। देखें, मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े मजे से वो कह दिया कि बलूचिस्तान को आपको नहीं पता, बाकी चीजों का नहीं पता। हमें तो सब पता है, हम हैंडल भी कर रहे हैं। हम यही तो कहते हैं कि जो आपकी फोर्सेस, जो आपकी आर्मी असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, उसका आपको नहीं पता। जवाब, आइए कभी हिंदुस्तान आइए, सुनिए, आप कभी हिंदुस्तान आइए, जवाब हिंदुस्तान आइए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप ये कुछ इक्का दुक्की घटनाओं को लेकर, ये खबरों को पढ़कर आप उसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की ना कोशिश करें। ये इनको कुछ पता नहीं है। इनके जो DNA है उसमें एंटी इंडिया जो रिटोरिक है उसको शिल करके भर दिया जाता है। ये बात इनको ये सब जानते हैं। कश्मीर की आज हालत क्या है, 1 मिनट प्लीज 1 मिनट आप शांत रहें। मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। आप देखिए, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो हालत है वहां पे, जिस प्रकार के इलेक्शंस हुए हैं, जिस प्रकार का टर्नआउट हुआ है, वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है।
और इनको पंजाब मणिपुर के बारे में तो बोलने का कोई मुझे लगता है हक ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने इनको छठी का दूध याद दिलाया वो सरदार था, तो आप इनको छोड़ दें। नैना, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अभी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये बिल्कुल साफ है कि जो पाकिस्तान आज की परिस्थिति में है, इनके खुद के रक्षा मंत्रियों ने इस बात को मंजूर किया है कि हम अमेरिका के लिए एक मिनट आप 1 मिनट आप शांत रहें। आपको कुछ पता नहीं है तो आप बोलेगा। एक मिनट यार, प्लीज एक मिनट वो, हाँ, तो मैं जो नैना बता रहा था आपको, ये लोग खुद इस बात को कई दफा माने हैं। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी गोदी में ये बैठे हैं, 2018 में जब वो अपनी फर्स्ट टर्म में थे, उन्होंने कहा था कि जो हम अरबों डॉलर पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो अरबों डॉलर पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में उसमें डाइवर्ट कर रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। और ये जो बार बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा और परवेज मुशर्रफ खुद क्या कहते थे। बात अभी जो समझने की है वो ये है कि आज की परिस्थिति में पाकिस्तान के पास कुछ समझ कोई जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, खाई और कुआं, इनको सब पता है और कोई पाटने की इनके पास गुंजाइश नहीं है। अमन शब्द जो है इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कान को सुनाई नहीं देता ठीक से, क्योंकि इरशाद अहमद जी के अनुसार तो वो दुनिया के सबसे अमन पसंद देश हैं, सुपर पावर है। और जहां तक सवाल सैनिक काबिलियत का है, वो 93,000 लोगों को जो सरेंडर किया वो दुनिया ने देखा। जो अभी अफगानिस्तान में सरेंडर कर रहे हैं, उनकी पतलूनें अफगानिस्तान वाले घुमा रहे हैं, वो दुनिया ने देखा। कारगिल में दुनिया ने देखा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग कहते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, कुछ एक ठेला, नॉट ए पेनी। और ये जो बात होती है, देखो नैना, ये इनको पता नहीं, क्योंकि जो सैनिक होता है ना, उसको मालूम होता है कि वो जीत रहा है कि और यही वजह है सर कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के कई जवान या तो टीटीपी के कब्जे में हैं या तो बीएलए के कब्जे में हैं, उनको सीधे सीधे डिनाई तक कर दिया रिजवी जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये मुस्लिमों के रहनुमा बनने की बात करते हैं और अमन पसंद की बात करते हैं, जबकि आतंकवाद की सबसे बड़ी धरती वो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया जानती है, तमाम बड़ी एजेंसीज ये स्पष्ट कर चुके हैं, और ये अमन पसंद की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब को क्या ये धोखा नहीं दे रहे हैं क्या? नैना जी, अभी हमारे इरशाद भाई ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से कदम उठाए हैं। मेरी बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश इनसे ये है कि पाकिस्तान एक काम कर सकता है, और वो ये है कि जितने भी वहाँ पर दहशतगर्द हैं या उनके जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऐलान करें इरशाद भाई मेरे सामने कि हम लोग उनको उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में लाते हैं, और सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि दोनों तरह से। आप अंदर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये जितने भी दहशतगर्द टोले हैं, आप इनको जो है ब्लैक लिस्ट कीजिए और इनको गैर कानूनी करार दीजिए। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि जितनी भी तंजीमें हैं, अब उनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। उनके जो हेड क्वार्टर हैं, हेड ऑफिस हैं, उनके दफातर हैं, सब बंद करवाइए। इसके बाद एक अच्छा मैसेज पाकिस्तान की जानिब से जाएगा कि वाकईन वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सीरियस है। वरना लोग क्या इरशाद जी ये जो सुझाव है रिजवी जी का, क्या वो कर पाएंगे? क्या इतना बड़ा दिल है? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे अपने घर में जो लोग हैं उन पर? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था जो कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं यही मुसलसल कह रहा हूं कि मेरे पाकिस्तान में हम जो शहादतें मेरे फौजी दे रहे हैं, मेरी फौज दे रही है, मेरे जवान दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। ये तंजीमों की बात कर रहे हैं। देखिए, आप अपने जवानों को, सैनिकों को पहचानने तक से मना कर देते हैं। वो जब आपके लिए अगर सीमा पर लड़ने जाते हैं, आप उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। जो लोग मारे जाते हैं, आप उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं देते। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके खुद मंत्री असेंबली में बार बार ये कहते रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज कम से कम खुदा का खौफ खाते हुए ऐसी बातें रखिए जो कम से कम मानी जाए। आपकी बातें अलग अलग यहाँ पर नजर आती हैं। वक्त इतना ही था। माफी के साथ प्लीज मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। माफी के साथ में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।